मॉर्निंग फ्रेंड्स। सब लोग आनंदपूर्वक होंगे। आज बायोलॉजी में नया चैप्टर या नया टॉपिक जैव विविधता एवं संरक्षण स्टार्ट कर रहा हूँ। उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को अगर हम समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के आवास हैं और इन आवासों में विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन भी पाया जाता है, जिनकी गणना करना लगभग असंभव है। और उन अनुकूलन में रहने वाले जीव भी अलग अलग होते हैं, तो इनकी गणना हम आसानी से नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं, अगर मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो लगभग 28,000 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं। ऐसे ही लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियां जो है चींटियों की पाई जाती हैं। ऐसे ही अधिपादकों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है जैव विविधता। जैव मतलब जीव, विविधता अर्थात विभिन्नता। सरल शब्दों में कहें तो जीवों में पाई जाने वाली जो क्या होगी, विभिन्नता होगी, उसको हम जैव विविधता कह देते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो सरल शब्दों में कह दिया कि जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। एक अलग तरीके से अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के आवास है, तो उन आवासों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जातियां पाई जाती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही हम जैव विविधता कह देते हैं। या अगर शॉर्ट में कह दें तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आवास हैं, उन पर रहने वाले पादप व जो जंतु जातियां हैं, तो उन जीवों की उपस्थिति को ही हम जैव विविधता कहते हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बताए, तो उनको सुनकर के कुछ हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो पृथ्वी है, कि पृथ्वी पर इतनी जातियां क्यों हैं। ऐसे ही ये भी हम कह सकते हैं कि क्या ये जातियां पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुई थी, और जातियों में विभिन्नता कहाँ से आती है, या विविधता का क्या महत्व है, इन जैव विविधता का मनुष्य के लिए क्या महत्व है। जैव विविधता में यदि कमी आ जाए तो वह जैव मंडल, वह जो ह्यूमन बींग्स हैं या मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का जो आंसर है हमें इस चैप्टर में जैव विविधता एवं संरक्षण में प्राप्त हो सकता है। तो इस पर जैव विविधता को आप समझे होंगे। उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के प्रकारों की अगर बात करें तो जो डाइवर्सिटी है उसको मेनली हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आनुवंशिक विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा
जातीय विविधता। स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा पारिस्थितिक विविधता। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला जो प्रकार आ रहा है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता को देखें, अर्थात ऐसी विविधता जिसमें एक ही जाति में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसको हम आनुवंशिक विविधता कह देते हैं। अर्थात एक ही जाति में पाई जाने वाली विविधता को हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जो ये आनुवंशिक विविधता है, ये जो हमारे जीन से है उसमें जो भिन्नताएं होती हैं उसके कारण ये आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। जैसे हिमालय पर पाया जाने वाला एक औषधीय गुणों युक्त जो पौधा है वो है सर्पगंधा। अर्थात इसकी हिमालय पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग इसकी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों से एक रसायन हमें प्राप्त होता है जिसको हम रेसरपीन कहते हैं। इस रेसरपीन नामक रसायन से विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो इस सर्पगंधा को हम आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आम खाते हैं तो तुमने देखा होगा कि आम की विभिन्न प्रकार की जो वैरायटियां हैं वो मार्केट पे मिलती हैं। लगभग जो आम की प्रजातियां हैं वो 100 के आसपास है। तो उसको भी हम आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसे ही हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में चावल यूज करते हैं, उसकी भी विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसको भी हम आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा आ रहा है जातीय विविधता। अर्थात ऐसी विविधता जिसमें किसी भी जाति की विभिन्न किस्में और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जातीय विविधता के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमने सामाजिक विषय पढ़ा हुआ है पहले कक्षा 10 तक, तो वहां पर हमने 2 चीजें सुनी है। एक आता है पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। तो इन पश्चिमी घाट और जो ये पूर्वी घाट हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो भी उभयचर प्राणी हैं उनकी जो संख्या है, इन उभयचरों की संख्या पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा है इसकी अपेक्षा, पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो ऐसी विविधता को हम जातीय विविधता कह देते हैं। अर्थात है तो उभयचर लेकिन यहाँ ज्यादा पाए जा रहे हैं, यहाँ कम पाए जा रहे हैं। तीसरा आ रहा है पारिस्थितिक विविधता अर्थात इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। अर्थात पारिस्थितिक अगर विविधता को देखें तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं पहाड़ों पर, ऐसे ही अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर उपस्थित जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोग मैदानों पे निवास कर रहे हैं, कुछ रेगिस्तान में निवास करते हैं और हम पहाड़ पे निवास कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं पर को जैसे मेघालय की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर हमें वर्षा वन पाए जाएंगे। तो सीधे सीधे कहें तो ऐसी विविधता जिसमें किसी देश में उपस्थित पारिस्थितिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं उसको हम पारिस्थितिक विविधता कह देते हैं।
जैसे मैंने बताया तुम्हें, पतझड़ वन हो गए, वर्षा वन हो गए, ऐसे रेगिस्तान हो गया, इन पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता होगी उसको हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। पारिस्थितिक विविधता को फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो आता है अल्फा विविधता, दूसरी बीटा विविधता, तीसरी गामा विविधता। अल्फा विविधता कह रहे हैं, अर्थात ऐसी विविधता जहां पर एक ही आवास या एक समुदाय में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनमें पाई जाने वाली जो विविधता होगी उस विविधता को हम अल्फा विविधता कह देते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, कोई बगीचा हो गया, इसको हम उद्यान भी कह सकते हैं, या फिर कोई वन ले लिया हमने, तो वहाँ पर उपस्थित जो भी पादपों की प्रजातियाँ हैं या पादपों की जो भी संख्या है उसको हम अल्फा विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा आ रहा बीटा विविधता, अर्थात बीटा मतलब यहाँ पर तो हमने कहा कि क्या एक ही आवास या समुदाय में रहने वाले जीव में पाए जाने वाली जो विविधता थी उसको अल्फा का। बीटा मतलब हो गया अलग अलग समुदायों में रहने वाली जो जीव होंगे उन पर पाए जाने वाली जो भी विभिन्नता होगी उनका अध्ययन हम बीटा विविधता के अंतर्गत कर देंगे। जैसे मैंने कहा, जो हिमालय है, हिमालय पर अलग अलग अक्षांश पाए जाएंगे, उन अक्षांशों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाएंगी, तो उन वनस्पतियों को हम बीटा विविधता के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरा आ रहा गामा विविधता, अर्थात किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होगी उसको हम गामा विविधता कहते हैं। और इसी को हम क्षेत्र विशेष में पाई जा रही है तो इसको हम क्षेत्रीय विभिन्नता भी कह देते हैं। तो ये था विविधता के प्रकार। 3 प्रकार पड़े, आनुवंशिक, जातीय और पारिस्थितिक के फिर 3 पड़े, अल्फा, बीटा और गामा। और इन तीनों को ही बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अल्फा, बीटा और गामा विविधता को समझिए। उसके बाद बात आती है कि विविधता का क्या महत्व है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो जातीय विविधता पड़ी इसके क्या क्या महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है उसके बहुत सारे महत्व हैं, उनमें से कुछ महत्वों को मैं बता रहा हूँ आपको। पहला कह सकते हो कि अधिक उत्पादकता। एक प्रकृति विज्ञानी डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि एक क्षेत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी, जो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र विशेष में जितनी अधिक जातियां पाई जा रही होंगी तो उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। यदि जातियों की संख्या में स्थिरता रहे तो उस क्षेत्र में जो जैव विविधता है या उसका जो जैव भार है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला महत्व हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है ये उत्पादकता को बढ़ा सकती है या अधिक कर सकती है। दूसरा हम कहते हैं स्थिरता। स्थिरता मतलब यदि, अभी जैसे कि हमने चर्चा करी, यदि क्या होगा, जातीय विविधता अधिक होगी
तो वहाँ पर उपस्थित जो जैव भार है या वहाँ पर का जो पारितंत्र है वह भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्थायी होगा और लंबे समय तक स्थिर रहेगा। तो ऐसा जो पारितंत्र था वहाँ पर समय पर आने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक और मानवीय बाधाएं हैं उनको भी यह सह सकता है। तथा बहुत बार हमने देखा कि ऐसे पारितंत्र पर बाहर से भी जो विदेशीय जातियां होती हैं वो आक्रमण कर लेती हैं। तो उन विदेशीय जातियों के आक्रमण को भी जैव विविधता या फिर कह सकते हैं कि जातीय विविधता आसानी से रोक सकती है। अर्थात जातीय जो विविधता होती है वह विदेशीय जाति अगर ज़्यादा होंगे तो जातीय विविधता ज़्यादा होगी तो विदेशीय जातियों के आक्रमण को आसानी से वह रोक सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वह अधिक स्वस्थ रहेगा। तीसरा महत्व हम पढ़ सकते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र है वह अधिक ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अर्थात जातीय जो विविधता होती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं भी पाई जाएंगी। इनमें एक विशेष प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला शाकित श्रृंखला होती है। और इस श्रृंखला में, इस खाद्य श्रृंखला में जो जीव होंगे वे अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहेंगे। अगर इस खाद्य श्रृंखला का एक भी कड़ी लुप्त होती है या हम कह सकते हैं कि एक भी जीव उसमें से लुप्त हो गया तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई जाति इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये कुछ महत्व तो थे जैव विविधता के। उसके बाद बात करते हैं हम जैव विविधता की क्षति। बहुत बार इससे रिलेटिव एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी क्षति के क्या कारण हैं और कैसे इस क्षति को हम रोक सकते हैं। 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि जैव विविधता की क्षति है क्या। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जैव विविधता की क्षति की बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है या हमारे आसपास का जो वातावरण है, मानव के बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनने वातावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, चाहे वह जैविक रूप में किया हो चाहे वह अजैविक रूप में किया हो। जिसके कारण अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है तो बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्ति के कगार पर हैं या फिर क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। अगर पिछले 500 सालों की अगर हम बात करें तो लगभग 784 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और लगभग 15,500 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वहाँ से अब तक लगभग 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है और 6ठी बार विलोपन चल रहा है। जो विलोपन है वह आजकल चल रहा है 6ठी बार। और मानवीय हस्तक्षेपों के कारण यह जो 6ठा विलोपन है यह 100 से 1000 गुना तक तीव्रता से बढ़ रहा है। तो जो ये जैव विविधता है इसकी क्षति से या इसकी हानि से हमें निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। जो हमारा वातावरण है वहाँ पर हमें जैव विविधता की क्षति से क्या प्रभाव हो सकते हैं या उसकी हानि से क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको भी समझने का प्रयास कभी करेंगे और कभी
2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि अगर हमारी जैव विविधता में हानि हो रही है या उसकी क्षति हो रही है, तो पहला प्रभाव तो जो हमारे पादप हैं, जिनको हम उत्पादक कहते हैं, तो उन उत्पादकों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अर्थात सीधे सीधे कहें तो पादप उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिसका जो हमारा एटमॉस्फेयर अर्थात जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा सीधे ही हमारे पारितंत्र पर या हमारे इकोसिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रभाव पड़ सकता है कि जो हमारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हो सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी पारितंत्र की प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैंने कहा पादप उत्पादकता है, या हमारी जो जल उपयोग की क्षमता है, या फिर जो भी रोग चक्र हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर बात आती है कि इसकी क्षति के क्या कारण हैं, जैव विविधता की क्षति के कारण। कह सकते हैं कि जो जैव विविधता है उसकी क्षति के बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं। पहला आ सकता है आवासीय क्षति, आवासीय क्षति या फिर कह सकते हो विखंडन। दूसरा अतिदोहन। चार प्रमुख मेन कारण है जैव विविधता की क्षति के, जो अभी बता रहा हूँ। अतिदोहन, अन्य कारण भी है लेकिन ये चार प्रमुख हैं। तीसरा विदेशी जातियों का आक्रमण। चौथा सहविविधता। ये चार प्रमुख कारण है, अन्य कारण भी है। पहले हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आ रहा है आवासीय क्षति या विखंडन। अगर हम देखें तो जो जंतु हैं या पादप हैं, इनके जो प्राकृतिक आवास है वो अत्यधिक नष्ट हो गए हैं। जो उनके प्राकृतिक आवास हैं जीवों के या पादपों के, वे अत्यधिक नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले जो भी जीव हैं वो भी लगभग विलुप्ति के कगार पर है। जैसे अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है हमारी, वहाँ पर लगभग 14% क्षेत्र पर वर्षावन स्थित है, लेकिन मनुष्य ने उनका इतना अधिक दोहन कर दिया है कि लगभग अब यह 6% क्षेत्र पर ही रह गए हैं। मनुष्य ने किया क्या, जो वर्षावन थे अपने उपयोग के लिए उन्होंने क्या कर दिया, या तो किसी जीव थे उनके चारे के लिए उनको काटना शुरू कर दिया, या फिर वहाँ पर उपस्थित जो भी प्रजातियाँ थी उनको काटा और वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो वन थे उनका कटान हो गया, और जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी बढ़ा, और ऐसे ही अनेक जातियों के लिए प्रदूषण बढ़ा, वन कट गए, तो अनेक प्रजातियों के लिए भी यह खतरा उत्पन्न करने लगे। दूसरा अतिदोहन। अति मतलब मनुष्य क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, तो वह क्या करता है, अब जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वह अपने लिए सर्वप्रथम आवास का निर्माण करता है अपने रहने के लिए।
तो अपने आवास के निर्माण के लिए वह क्या कर रहा है, वनों को काट रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अब लगभग हमने देखा होगा कि अपने आसपास पर ही बात करें तो हमारे आसपास पर जहाँ भी हम निवास कर रहे हैं तो हमें रोड की व्यवस्था चाहिए। तो वह जो सड़क है उस सड़क को आने के लिए विभिन्न प्रकार की जो वहाँ पर उपस्थित वनस्पतियाँ थी उनको क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो जिस कारण हमारा जो पारितंत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या प्रारंभ हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा वनों का क्या हो गया है, अत्यधिक दोहन हो गया है। साथ ही साथ तुमने देखा होगा कि मनुष्य अपने भोजन के लिए शिकार पर भी निर्भर है, तो वह विभिन्न प्रकार की जातियों का शिकार भी कर रहा है। तो सीधे सीधे कहें तो जो जीव हैं या जो मनुष्य है अपने भोजन तथा आवास के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर निर्भर है, जिसके लिए वह वनों का अत्यधिक क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। तीसरा आता है विदेशी जातियों का आक्रमण। अगर हम विदेशी जातियों की बात करें, या तो क्या होता है कभी कभार अनजाने में कोई बाहरी जातियां आ जाती हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है जानबूझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम विदेशी जातियों को अपने क्षेत्र में ले आते हैं, और जिससे जो विदेशी जातियां होती हैं वो अत्यधिक आक्रामक हो जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर पाए जाने वाले जीव थे वो अत्यधिक आक्रोशित हो गए, जिसके कारण उनके मध्य परस्पर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई। तो क्या हो जाता है, या तो विदेशी प्रजाति संघर्ष करेगी या फिर जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो संघर्षशील रहेंगी, जिसके कारण अगर विदेशी प्रजाति अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हो जाती है तो वहाँ पर पाई जाने वाली जो देसी प्रजातियां होंगी उनका विलोपन निश्चित है, और वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कुछ बात करें, जैसे मत्स्य पालन के लिए अफ्रीकन जो कैटफिश है उसको हमारी नदियों में लाया गया, तो क्या हुआ कि जैसे उस कैटफिश को हमारी नदियों में डाला गया अफ्रीकन कैटफिश को, तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली कैटफिश थी उनके लिए वो क्या बन गई, अत्यधिक खतरा बन गई, जिसके कारण वहाँ पर का जो तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र था उसका संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं पार्थिनियम है या लेंटाना है या फिर जलकुंभी है, अनेक ऐसे आक्रामक खरपतवार भी, ये सारी चीज़ें विदेशी जातियां हैं जो हमारी देसी जातियों के लिए कहीं ना कहीं विलोपन का कारण बनती हुई। चौथा आता है सहविलुप्तता। सहविलुप्तता मतलब इससे पहले भी हमने कहीं ना कहीं बात करी थी कि कोई भी जो जीव है वह अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो माना जो खाद्य श्रृंखला थी वहाँ पर से एक भी जीव विलुप्त हो गया तो पूरी खाद्य श्रृंखला जो थी वह क्या हो जाती है, बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिस कारण कोई भी जाति क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, और उस पर रहने वाले जो उस पर निर्भर करने वाले जो भी जीव थे वो भी लगभग विलुप्त होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या कह देते हैं, सहविलुप्तता कह देते हैं। जब कोई भी परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके जो परजीवियों का भविष्य है वह भी क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो ये चार मेन कारण थे इसके जैव विविधता की क्षति के। ऐसे ही जो अन्य विलुप्तता के अन्य कारण हैं उनमें बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ये भी आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसको भी हम जैव विविधता की क्षति के कारणों में गिन सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो पादप रोग हैं उनका संक्रमण बढ़ना, ऐसे ही जो परागण करने वाले जो साधन हैं उनमें कमियों का आना। फिर ये भी कह सकते हो कि जातियों की विलुप्तता के संबंध में अत्यधिक ज्ञान न होना, या कह सकते हो जो पशु थे पशुओं के चारण के लिए पौधों का अत्यधिक नष्ट हो जाना। प्रदूषण तथा जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है
उसके संतुलन का बिगड़ना। ऐसे ही बांध और सिंचाई या फिर सड़कों के निर्माण के लिए वनों का अत्यधिक कटान करना, या फिर सीधे सीधे भी कह सकते हो कि वनों का अत्यधिक कटान ही जैव विविधता की क्षति।